हेलो मेरे प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का एसपी स्टडी क्लासेस के एक और बेहतर वीडियो पर। तो बच्चों, आज का वीडियो खासकर उन्हीं स्टूडेंट्स के लिए है जो इस बार क्लास 12 में हैं और जिनको बोर्ड एग्जाम 2025 देना है। क्योंकि बच्चों, आज के इस लेक्चर के अंदर, इस वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे क्लास 12 हिंदी के बारे में, फिजिक्स के बारे में, केमिस्ट्री के बारे में और आपकी बायोलॉजी के बारे में। इन चार सब्जेक्ट को अगर हम देखें तो क्या होता है, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी, इनके अंतर्गत जो पेपर आता है वो 33 नंबर का आता है। लेकिन हिंदी का जो पेपर आता है वो आपका पता है, आपको 100 नंबर का आता है, पता है आप लोगों को। लेकिन इन तीनों में 33 नंबर प्रैक्टिकल जुड़ जाते हैं। अगर हम सभी को जोड़ें तो 400 नंबर के चारों सब्जेक्ट हमारे बन रहे हैं। बच्चों, आज के इस वीडियो में हम बताएंगे आपको इन चारों सब्जेक्ट को किस प्रकार से पढ़ना है, ताकि आप नवंबर से पढ़कर या फिर दिसंबर से पढ़कर बोर्ड एग्जाम में आपका जो स्कोर है वो 90 प्लस हो सके। देखिए, ऐसा नहीं अभी आप 90 प्लस नहीं कर सकते हो, बस आपको बहुत सारी चीज़ें पढ़ना रहेगा जो आपके बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट है। और अगर आपने उतना पढ़ लिया तो मैं कहता हूँ 90 प्लस क्या 95 प्लस भी अभी आप ला सकते हो। बस आपको हर एक चीज़ को पढ़ना पड़ेगा। अब आपको कोई भी बहाना नहीं बनाना है, क्योंकि बच्चों इसमें हम जो टॉपिक डिस्कस करेंगे ऐसे टॉपिक रहेंगे जो अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर उठा के देखोगे, यानी कि हर साल पेपर में आने वाले जो टॉपिक हैं उन्हीं को डिस्कस करेंगे। और ऐसे टॉपिक को डिस्कस करेंगे जो आपके बोर्ड एग्जामिनेशन 2025 के अंतर्गत जिनके आने के चांसेस जो है सबसे ज़्यादा हैं। इन सभी टॉपिक को हम एक एक करके समझेंगे, सब्जेक्ट बाय सब्जेक्ट, ताकि आपको जब बोर्ड एग्जाम देने जाए तो वहाँ पर आपको इससे रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम देखने को ना मिले। क्योंकि बच्चों, मैं जो टॉपिक आपको बताऊँगा, अगर आपने हर सब्जेक्ट में उतना तैयार कर लिया ना, तो मैं कहता हूँ सब्जेक्ट में उससे बाहर नहीं आने वाला। बस आपको मेरे पर विश्वास रखना है। आप लेक्चर देखने के बाद, उन क्वेश्चन को देखने के बाद आप किसी भी मॉडल पेपर को उठा के देख लेना, उससे बाहर किसी भी मॉडल पेपर में कोई भी क्वेश्चन नहीं मिलने वाला। तो आइए हम सभी क्वेश्चंस को एक एक करके डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले हम पढ़ने वाले हैं बच्चों केमिस्ट्री के बारे में। तो देखिए बच्चों, केमिस्ट्री में एक आपका टॉपिक आता है मोलरता। ठीक है, देखिए मोलरता टॉपिक जो है बच्चों, एक क्या होता है, बोर्ड एग्जाम में 1 नंबर में ज़्यादातर हमसे पूछा जाता है। क्या होता है कि बोर्ड एग्जाम जो आप देने जाओगे तो वहाँ पर 1 नंबर में मोलरता की परिभाषा पूछ ली जाती है, या फिर आपको मोलरता का आपको सूत्र पता होना चाहिए, यानी कि जिसको हम कहते हैं फॉर्मूला। क्योंकि बच्चों, अगर आपको सूत्र पता होगा तो इनसे रिलेटेड क्या होते हैं, बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं न्यूमेरिकल, जिनको आप लोग हिंदी में कहते हो अंकित प्रश्न। एक आपका मोलरता हो गया, एक आपका मोललता हो गया, एक आपका नॉर्मलता हो गया, एक आपका मोल प्रभाज या फिर मोलंस हो गए। ये चारों टॉपिक ऐसे हैं जिनसे बोर्ड एग्जाम में क्या होता है बच्चों, न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं। और ये जो चारों टॉपिक हैं आपके विलियन नामक चैप्टर के हैं। किसके हैं बच्चों? विलियन के। और विलियन के अगर हम पूरे चैप्टर की बात करें, उनमें सबसे ज़्यादा कोई इंपॉर्टेंट टॉपिक है, उनमें से इन टॉपिक को सबसे पहले रखा जाता है। तो इसलिए सबसे पहले में इन टॉपिक को पढ़ना रहेगा। अब बच्चों, चारों सूत्र हैं, इनके सूत्र होते हैं कि मोलरता कैसे निकाली जाती है, मोलरता कैसे निकाली जाती है, नॉर्मलता कैसे निकाली जाती है, मोल प्रभाज या मोलंस कैसे हम निकालते हैं, यानी कि मोल फ्रैक्शन। ठीक है, इन सभी चीज़ों को अगर आपने तैयार कर लिया ना, तो आप बोर्ड एग्जाम में देखेंगे कि आपको इससे बाहर कोई भी पेपर में कोई भी क्वेश्चन नहीं मिलेगा। अब कैसे तैयार करना है वो सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा, एक एक करके अच्छे से समझ लेना। अगला बच्चों, हमारा जो टॉपिक है वो है हेनरी का नियम। ये भी आपकी विलियन चैप्टर के से ही। और हेनरी का नियम इट इज़ वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। ये जो है हेनरी का नियम 2 नंबर में या फिर 3 नंबर में हमारे बोर्ड एग्जाम के अंतर्गत पूछा जाता है। दूसरा आता है बच्चों राउल्ट का नियम। अब देखिए, राउल्ट का जो नियम है ये भी बच्चों 2 से 3 नंबर में ही बोर्ड एग्जाम के अंतर्गत पूछा जाता है। और कभी कभी इन नियमों को क्या करते हैं, टिप्पणी के रूप में 1 नंबर में भी पूछ लेते हैं। जब 1 नंबर में पूछते हैं तब यहाँ पर आपको कुछ ज़्यादा नहीं लिखना होता है, 1 से 2 लाइन में ही इसका आंसर देना रहता है। ठीक है, अब जो अगला हमारा जो टॉपिक है, टॉपिक नंबर 7 है। इसमें आपसे परासरण की क्रिया आपको बताना है। परासरण दाब क्या होता है? देखिए बच्चों, परासरण की क्रिया चल रही थी और इस क्रिया को अगर हमें रोकना है तो एक दाब लगाना पड़ेगा, और जो दाब लगाएंगे उसे ही हम परासरण दाब कहेंगे। देखिए, परासरण दाब की परिभाषा तो आप इजीली लिख सकते हैं, लेकिन आपको परासरण क्या होता है इसके बारे में पढ़ना है। अर्धपारगम में झिल्ली क्या होती है, किसकी बनी होती है, इन सभी चीज़ों को पढ़ना है। इन सभी क्वेश्चंस का सोल्यूशन भी अगर आप लोग हमसे कहेंगे तो मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा यहीं पर, इसी चैनल पर। अगर बच्चों इसका आपको PDF चाहिए तो आप इंस्टाग्राम पर जाएंगे, SV स्टडी क्लासेस, एसपी स्टडी क्लासेस आप सर्च करेंगे, वहाँ पर आप हमें DM कर सकते हैं। वहाँ पर आपको इसका PDF जो है फ्री ऑफ कॉस्ट दे दिया जाएगा। आप इसका PDF निकलवा के क्वेश्चन एक एक करके तैयार कर सकते हो। ठीक है, अगला टॉपिक है बच्चों आदर्श विलयन और अनादर्श विलयन। देखिए बच्चों, आदर्श विलयन क्या होते हैं, अनादर्श विलयन क्या होते हैं? देखिए, आदर्श विलयन बच्चे वे विलयन होते हैं जो राउल्ट के नियम का पालन करते हैं, और अनादर्श विलयन वे होते हैं जो राउल्ट के नियम का पालन नहीं करते हैं। तो इनको आपको डिटेल में पढ़ लेना है। ठीक है,
अगला बच्चों टॉपिक है, टॉपिक नंबर 9 है, जिसमें आपसे कहा जा रहा है कि हिमांक में अवनमन। देखिए हिमांक में अवनमन क्या होता है, इस पर आपको टिप्पणी बोर्ड एग्जाम में क्या होता है, पूछी जाती है। क्या पूछा जाता है, टिप्पणी। और ये टिप्पणी 1 नंबर में भी हो सकती है, 2 नंबर में भी हो सकती है, और कभी कभी इस पर पूरी परिभाषा 3 नंबर में भी पूछ सकता है। ठीक है। अगला है बच्चों विद्युत अनपघट्य क्या होते हैं, इस पर भी आपसे पूछा जाएगा। अगला विशिष्ट चालकता और तुल्यांकी चालकता। देखिए बच्चों क्या होता है, कभी कभी विशिष्ट चालकता और तुल्यांकी चालकता में अंतर पूछ लेता है इस तरीके से, यानी कि आपको बताना रहेगा कि विशिष्ट चालकता और तुल्यांकी चालकता के अंतर्गत क्या अंतर होता है। तो ये भी कभी कभी आपसे बोर्ड एग्जाम में पूछ लिया जाता है। तो इसीलिए आपको विशिष्ट चालकता को भी अच्छे से पढ़ना है और तुल्यांकी चालकता को भी पढ़ना है। और इन दोनों टॉपिक से आपको जब बोर्ड एग्जाम देंगे तो आपको वहाँ पर न्यूमेरिकल भी देखने को मिलेंगे, यानी कि आंकिक प्रश्न भी आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है बच्चों। अगला बच्चों हमारा जो टॉपिक है, टॉपिक नंबर 12 है, यानी कि 12 है, जिसको हम कहते हैं इलेक्ट्रोड विभव। इलेक्ट्रोड विभव के बारे में भी आपको अच्छे से पढ़ लेना है। और अगला एक हमारा टॉपिक है, टॉपिक नंबर 13 है, इट इज वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। किसमें पूछा जा रहा है कि विद्युत रासायनिक श्रेणी। अब बच्चों विद्युत रासायनिक श्रेणी के बारे में आपको A to Z जानकारी कर लेनी है, क्योंकि यहाँ से रिलेटेड कई सारे टॉपिक बन सकते हैं कि विद्युत रासायनिक श्रेणी किस आधार पर बनाई गई, इसका मेन तत्व क्या है, ये क्यों बनाई गई, इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी, इन सभी चीज़ों को आपको पढ़ लेना है। तो विद्युत रासायनिक श्रेणी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हर साल यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। अगला बच्चों मोलर चालकता के बारे में आपको पढ़ लेना है, क्योंकि मोलर चालकता लैम्डा एम जो होती है, इसको भी आपके बोर्ड एग्जाम में कई बार पूछा गया है। और इस टॉपिक से रिलेटेड भी आपके बोर्ड एग्जाम में क्या आते हैं बच्चों, न्यूमेरिकल जो है पूछे जाते हैं। तो आप इसको जरूर तैयार करेंगे। ठीक। अब देखिए बच्चों प्रथम कोटि, द्वितीय कोटि और शून्य कोटि, इन तीनों अभिक्रियाओं के बारे में पढ़ेंगे। द्वितीय कोटि और शून्य कोटि और आपकी प्रथम कोटि, इनमें से शून्य कोटि हो गई आपकी और आपकी प्रथम कोटि हो गई, और या फिर जिसको हम अर्धायुकाल कहते हैं, जिसको हम टी हाफ से प्रदर्शित करते हैं, टी 1/2 से प्रदर्शित करते हैं। इनसे क्या होते हैं, बोर्ड एग्जाम में क्या पूछे जाते हैं बच्चों, न्यूमेरिकल जो है काफ़ी ज़्यादा पूछे जाते हैं। रासायनिक बलगत की चैप्टर है, उसी से सारे टॉपिक लिए गए हैं। तो इनको भी आपको तैयार कर लेना। सारे टॉपिक जो है क्या है बच्चों, इट इज़ वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगला टॉपिक है, इस पर भी आप स्टार लगा लीजिए। आणविकता और कोटि में क्या अंतर होता है। आणविकता कभी भी शून्य नहीं हो सकती है, सबसे मेन अंतर है। लेकिन कोटि कभी कभी आप देखते हैं शून्य कोटि, ये देखिए कोटि शून्य हो सकती है। तो इस पर आप अंतर देख लेंगे, कहीं से भी आप पढ़ लेंगे। अगर आपसे नहीं मिल रहा है, आप इसके नहीं सोल्यूशन ढूंढ पा रहे हैं, तो आप वीडियो के कमेंट सेक्शन में हमसे कमेंट करके पूछ लीजिएगा। इंस्टाग्राम पे हमें फॉलो कर लीजिएगा, वहाँ पर भी आप DM करके पूछ सकते हैं। इसका आपको PDF मिल जाएगा। अगर आपको सोल्यूशन PDF चाहिए वो भी मिल जाएगा, फ्री ऑफ कॉस्ट दिया जा रहा है। यहाँ पर आपसे कोई भी खर्चा नहीं लिया जा रहा है। अगला बच्चों संक्रमण तत्व क्या होते हैं। देखिए बच्चों आपको संक्रमण तत्वों के बारे में पता होना चाहिए, डी ब्लॉक के तत्वों के बारे में पता होना चाहिए, तभी आप इन सभी क्वेश्चंस का जवाब दे पाएंगे। अगला आता है अंतः संक्रमण तत्व क्या होते हैं। इनमें दोनों में कंफ्यूजन होता है, तो इसीलिए आप जब इसको पढ़ेंगे तो अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक है। एक एक टॉपिक को आप जब भी किसी भी टॉपिक को पढ़ें तो उस टॉपिक को क्लियर करते चलें, ताकि उस टॉपिक से रिलेटेड आपके मन में कोई भी डाउट ना रहे। समझ रहे हो, यानी कि आप कोई भी टॉपिक पढ़ें तो उस टॉपिक को एकदम ऐसे पढ़ें जैसे कि आपको उसको टॉपिक को दोबारा पढ़ने की आवश्यकता ना पड़े। क्योंकि अगर आपने आधा तिहाई पढ़ा तो दोबारा भी पढ़ना पड़ेगा, जिससे आपका टाइम वेस्ट होगा, इतना समय आपके पास नहीं है। अगला बच्चों टॉपिक है लेंथेनाइट श्रेणी और एक्टिनाइट श्रेणी। क्या आपने पढ़ा है कि 4F श्रेणी के बारे में और आपने 5F श्रेणी के बारे में, तो इनको अगर आपने पढ़ा होगा तो आप लेक्टिनाइट एक्टिनाइट इन्हीं को कहते हैं, तो आप अच्छे से इनको जवाब दे सकते हो। तो इसीलिए आपको लेंथेनाइट और एक्टिनाइट के दोनों को अच्छे से तैयार कर लेना। वो 5F श्रेणी हो सकती है या फिर 4F श्रेणी हो सकती है, इन दोनों को आपको तैयार कर लेना। 5F श्रेणी 4F श्रेणी, ठीक है। इनमें से एक 4F श्रेणी एक 5F श्रेणी। 5F श्रेणी में कितने तत्व आते हैं, 4F श्रेणी में कितने तत्व आते हैं, F ब्लॉक में कुल कितने तत्व आते हैं। ऐसे क्वेश्चन जो है लेंथेनाइट एक्टिनाइट में कुल कितने तत्व हैं, लेंथेनाइट में कितने तत्व आते हैं, एक्टिनाइट में कितने तत्व आते हैं, ऐसे आपसे बोर्ड एग्जाम में काफी ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है। अगला बच्चों आता है K2Cr2O7 और KMnO4 का निर्माण। यानी कि अगर हम इसको सीधे सीधे कहें कि प्रयोगशाला समीकरण, आपको प्रयोगशाला जो इसकी विधि होती है, प्रयोगशाला विधि, उसके बारे में आपको लिखना है। इसके प्रयोग आपको लिखना है, इसके फिजिकल प्रॉपर्टी यानी कि भौतिक गुण लिखना है, केमिकल प्रॉपर्टी यानी कि रासायनिक गुण लिखना है, और इसकी यूजेस क्या होते हैं, उपयोग क्या होते हैं, उन सभी चीज़ों को इसके बारे में लिखना है। ठीक है। अगला बच्चों आता है लिगेंड क्या होते हैं और संकर आयन क्या होते हैं। इन सभी टॉपिक को बोर्ड एग्जाम में काफ़ी ज़्यादा पूछा गया है। अगला बच्चों उपसात संयोजन यौगिक, लिगेंड, लेंथेनाइट, एक्टिनाइट, ये सारे ऐसे टॉपिक हैं जो कई बार बोर्ड में आ चुके हैं। अगला बच्चों आयनन समावयवता और एक होती है हाइड्राइड समावयवता। देखिए आयनन समावयवता अलग होती है, हाइड्राइड समावयवता अलग होती है, तो इन दोनों टॉपिक को आप अच्छे से पढ़ लेंगे। ठीक है बच्चों।
अगला बच्चों आता है C6H5OH यानी कि फिनोल, C6H5CHO यानी कि बेंजल्डिहाइड, CH3COCH3 यानी कि एसीटोन। इन सभी का आपको प्रयोगशाला समीकरण, इसके भौतिक गुण, इसके रासायनिक गुण और इसके केमिकल प्रॉपर्टीज, इसके फिजिकल प्रॉपर्टीज और इसके उपयोग सभी को पढ़ना है। और ये जब भी आपसे बोर्ड एग्जाम में पूछेगा ही तो आपको 3 नंबर में पूछे जाएंगे या फिर 5 नंबर में पूछे जाएंगे, तो इसीलिए इन सभी टॉपिक को अच्छे से तैयार करेंगे। ठीक है बच्चों, साइनाइड यानी कि CN जिसको कहते हैं, आइसोसाइनाइड यानी कि NC कहते हैं, तो आपको इनके बारे में पढ़ लेना है कि आइसोसाइनाइड क्या होते हैं, इनका रंग कैसा होता है, गंध कैसी, इनका परीक्षण क्या होता है, इन सभी टॉपिक को आप कवर अप कर लेंगे। ठीक है, अगला बच्चों आता है कार्बोहाइड्रेट्स क्या है। देखिए बच्चों, यहाँ पर चैप्टर वाइज कोई भी टॉपिक नहीं लिए गए, इंपॉर्टेंट वाइज टॉपिक लिए गए, तो आप अच्छे से पढ़ लेना। कोई भी कभी पर भी आपको टॉपिक मिल सकते हैं, लेकिन इन सभी टॉपिक को जो भी बताया जाए इनको तैयार कर लेना। देखिए बच्चों, कार्बोहाइड्रेट के बारे में अच्छे से पढ़ना है। अगला टॉपिक है पेप्टाइड बंध क्या होता है और ये कहाँ पर उपस्थित होता है। ठीक है, तो प्रोटीन अणुओं के मध्य में जो बंध होता है उन्हें पेप्टाइड बंध कहते हैं। तो याद करके आप इन सभी टॉपिक को तैयार करेंगे। अगला बच्चों, कोडॉन क्या होते हैं, आपको DNA के बारे में, संयोजकता आबद्ध सिद्धांत आपको पढ़ना है, यानी कि इसको BBT कहते हैं। देखिए DNA को है, ये भी काफ़ी ज़्यादा IMP टॉपिक है और बोर्ड एग्जाम में DNA या फिर RNA इनसे रिलेटेड क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं आपके बोर्ड एग्जाम में केमिस्ट्री के अंदर। मैं बायो की बात नहीं कर रहा हूँ, बायो में तो पूछे जाते हैं, केमिस्ट्री में भी इनसे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब बच्चों बात आती है IUPAC नेमिंग के। देखिए IUPAC नामकरण 2 तरीके से हमसे बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है, एक ऑर्गेनिक का, एक इनऑर्गेनिक का। तो आपको दोनों IUPAC नेमिंग पढ़ लेनी है। मैं एक न्यू लेक्चर लाऊंगा बच्चों, क्या होगा, न्यू लेक्चर लाऊंगा, उसमें मैं IUPAC नेमिंग पढ़ाऊंगा, उसमें आपको दोनों की कंपेयर करके पढ़ा दूंगा। तो आपको 1 से 2 लेक्चर में लूँगा जिसमें आपको IUPAC नेमिंग के वो सारे क्वेश्चन कवर अप करा दूंगा जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। तो इसीलिए आपको IUPAC नेमिंग को पढ़ लेना है। अगर आप नहीं पढ़ सकते तो कमेंट कर देना, उस वीडियो को मैं वैसे तो आपके एग्जाम के नज़दीक लाने वाला हूँ। अगर आप कमेंट कर देना तो मैं जल्दी अपलोड कर दूँगी ताकि आपको उससे रिविजन भी उसको कर सकें। ठीक है, अगला बच्चों है आपको सेटजफ का रोल पढ़ लेना है, सेटजफ का नियम क्या है। अगला बच्चों टॉपिक आता है क्लोरोफार्म। देखिए क्लोरोफार्म को प्रयोगशाला में कैसे बनाते हैं, इसके बनाने की विधि क्या है, इन सभी टॉपिक को अच्छे से आपको पढ़ लेना है। ठीक है, अगला बच्चों एक नियम आता है जिसे कहते हैं मार्कोनी-काफ का नियम। देखिए मार्कोनी-काफ का नियम हो गया, सेटजफ का नियम हो गया, राउल्ट का नियम हो गया, हेनरी का नियम हो गया, सारे ऐसे नियम हैं जो आपके बोर्ड एग्जाम में किसी ना किसी तरीके से पूछे ही जाते हैं। अगर ये डायरेक्टली नहीं पूछे जाएंगे तो इनसे रिलेटेड आपसे टॉपिक पूछ लिए जाएंगे, अगर टॉपिक नहीं पूछे जाते तो इनसे रिलेटेड आपसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बना के दे देते। लेकिन 1 से 2 नियम जो है बोर्ड एग्जाम में हर साल आते हैं, आप किसी भी पेपर को उठा के देख लेना, ये सारी चीज़ें वहाँ पर आपको देखने को मिल जाएंगी। ठीक है, अब जो अगला हमारा जो टॉपिक है वो है ल्यूकास परीक्षण। आपको ल्यूकास परीक्षण के बारे में आपको पढ़ लेना है। ल्यूकास परीक्षण होता क्या है, इससे हम किसका परीक्षण करते हैं, तो इसीलिए आपको इस परीक्षण के बारे में भी पढ़ लेना है। अगला बच्चों है H2SO4। इसका H2SO4 जो होता है इसका आपको पूरा प्रयोगशाला विधि, इसको कैसे बनाते हैं, इसके बनाने की विधि क्या है, पूरा आपको पढ़ लेना है। अगला बच्चों 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री एल्कोहल के बारे में। देखिए 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री एल्कोहल जो होते हैं इनके बारे में आपको पढ़ लेना है। इनके क्या गुण होते हैं इनके बारे में भी आपको पढ़ लेना है। हेलोइरिन क्या होते हैं, हेलोइरिन क्या होते हैं, इसके चीज़ के बारे में भी आपको पढ़ना है। ठीक है, फिर बच्चों 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री एमीन, यानी कि जिनमें NH2 समूह लगता होता है और एल्कोहल का समूह जो होता है वो OH होता है। ठीक है, एमीन के बारे में आपको पढ़ लेना है। ठीक है, अगला बच्चों इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शन। इन सभी टॉपिक को आप जब पढ़ेंगे तो इन्हीं के बीच बीच में आपको इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शंस मिलेंगी। जैसे बच्चों एक आपकी रिएक्शन होती है काइनेजारोव क्रिया, काइनेजारोव क्रिया, एक आपकी होती है फिटिंग अप क्रिया, एक आपकी फिटिंग होती है, एक आपकी वोल्टेज फिटिंग होती है, एक आपकी इटार्ड क्रिया होती है, एक आपकी हुन्सडीकर होती है, हुन्सडीकर अवक्रिया सिल्वर एसीटेट वाली, हुन्सडीकर हो गई, काइनेजारो हो गई, वोल्टेज फिटिंग हो गई, और आपकी कार्विल-एमीन एक होती है बच्चों, कार्विल-एमीन अवक्रिया। तो जो भी नेम रिएक्शंस, इस तरीके से नेम रिएक्शंस आपसे बोर्ड एग्जाम में काफ़ी ज़्यादा पूछी जाती हैं। कोल्वेसिमिट अपक्रिया कई सारी है, रोजनमुंड अपचयन अपक्रिया, कई सारी ऐसी रिएक्शंस हैं जो आपसे बोर्ड एग्जाम में पूछी जाती हैं। फिर एक टॉपिक हमारा आता है क्या होता है जब, जैसे फार्मल्डिहाइड में अमोनिया मिलाते हैं तो क्या बनता है। तो ऐसे जो क्वेश्चन होते हैं कि जब हम फिनॉल में NH3 मिलाते हैं तब क्या बनता है, ऐसे जो क्वेश्चन होते हैं बोर्ड एग्जाम में काफ़ी ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो ये ऐसे टॉपिक हैं जो हर साल हर पेपर में पूछे जाते हैं।
ठीक है। फिर अगला टॉपिक आता है कैसे प्राप्त करेंगे। कैसे प्राप्त करेंगे, जैसे फिनोल से नहीं, फॉर्मल्डिहाइड से यूरोट्रोफिन, फिनोल से पिक्रिक अम्ल, एसीटोन से क्लोरीटोन, बेंजीन से बेंजल्डिहाइड, ऐसे जो टॉपिक आते हैं कैसे प्राप्त करेंगे, तो ये टॉपिक भी आपसे पूछे जाते हैं। मेथिल अल्कोहल से एथिल अल्कोहल कैसे प्राप्त करेंगे, एथिल अल्कोहल से मेथिल अल्कोहल कैसे बनाएंगे, ऐसे जो टॉपिक आते हैं आपसे बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। और फिर आता है यूपीएससी नेमिंग, एक तरीके से ऑर्गेनिक एक तरह से इनऑर्गेनिक, यानी कि यूपीएससी नेमिंग भी दो तरीके से हमसे बोर्ड एग्जाम में पूछी जाती है। और फिर बच्चों आता है क्वेश्चन हमारा अगला जो है न्यूमेरिकल, और जिससे बच्चों को सबसे ज़्यादा डर लगता है। बच्चों इस न्यूमेरिकल एक बहुत बड़ी एक बाधा है, इसके लिए सिर्फ आपको 3 चैप्टर पढ़ना है। एक चैप्टर आपका है विलयन, दूसरा आपका चैप्टर है विद्युत रसायन, और तीसरा आपका चैप्टर है रासायनिक बलगत की। इन 3 ही चैप्टर को आपको पढ़ना है, इन 3 ही चैप्टर के आपको फॉर्मूला देखना है। और ये जो आपका न्यूमेरिकल नामक एक टॉपिक है जिससे आपको बहुत ज़्यादा डर लगता है, और ऐसा टॉपिक है जो अगर आप कोई भी पेपर उठा के देखेंगे, यानी कि अगर हम कहें तो हर साल बोर्ड एग्जाम में न्यूमेरिकल हमसे पूछे जाते हैं। तो इस टाइम आपका जो सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग ये 3 ही चैप्टर ऐसे हैं जिनसे आपके न्यूमेरिकल जो है बोर्ड में बन सकते हैं। तो इसीलिए आपको न्यूमेरिकल को टेंशन नहीं लेना है। मैं न्यूमेरिकल पर एक स्पेशल वीडियो लाऊंगा जिसमें आपको मैं सिर्फ और सिर्फ न्यूमेरिकल पढ़ाऊँगा, तो आपको न्यूमेरिकल की टेंशन नहीं लेना है यार। बेचिंत रहो, मैं आपको हर एक टॉपिक पढ़ाऊंगा। इनमें से जिस भी टॉपिक में आपको कोई भी डाउट, कोई भी समझ में नहीं आ रहा, कमेंट करके आप पूछ लीजिए, मैं उसका जवाब वहीं पर दे दूंगा। अगर आप इसका सलूशन नहीं ढूंढ पा रहे हैं, कितनी बार कहूँ, तो आप कमेंट कर देना, मैं इसका सलूशन आपको प्रोवाइड करा दूंगा, ठीक है। तो बच्चों अब हम बात कर लेते हैं, हमारा जो अगला सब्जेक्ट है वो है बायोलॉजी। तो बच्चों जब आप बायोलॉजी को पढ़ेंगे तो आप इसमें देखेंगे आपके कई सारे चैप्टर हैं। तो यहाँ पर हम चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करेंगे। देखिए पहला आपका चैप्टर है पुष्पीय पादपों में लैंगिक जनन, यानी कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, ठीक है। इसमें आपको कुछ टॉपिक जो है तैयार करना है, इससे बाहर बोर्ड एग्जाम में यहाँ से कुछ भी नहीं पूछा जाएगा। देखो एक आपको यहाँ पर टॉपिक तैयार कर लेना है, पुष्प की संरचना, फ्लावर का स्ट्रक्चर, और एवी जब भी पूछा जाएगा तो लॉन्ग क्वेश्चन के अंतर्गत पूछा जाएगा आपसे बोर्ड एग्जाम के अंतर्गत, ठीक है। अगला बच्चों लघु बीजाणुधानी, गुरु बीजाणुधानी, समझ रहे हो। साथ ही साथ लघु बीजाणु जनन और आपका गुरु बीजाणु जनन। लघु बीजाणु जनन, गुरु बीजाणु जनन। लघु बीजाणुओं का निर्माण कैसे होता है, गुरु बीजाणुओं का निर्माण कैसे होता है, किस प्रोसेस से होता है, कितनी बार समसूत्री विभाजन होता है, कितनी बार अर्धसूत्री विभाजन होता है, इन सभी टॉपिक को आपको कवर अप कर लेना है। मैं फिर कह रहा हूँ, अगर बायोलॉजी में भी आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप बता देना, हम इसका सोल्यूशन भी आपको प्रोवाइड करा देंगे, ठीक है। अगला बच्चों हमारा जो टॉपिक है वो है परागण को लेकर, पोलिनेशन। परागण क्या होता है, परागण कई प्रकार से होते हैं। एक पुष्प के परागकण परागकोश से निकलकर उसी के वर्तिकाग्र पर गिरते हैं तो उसे स्वपरागण कहते हैं। तो परागकणों का परागकोश से निकलकर वर्तिकाग्र तक पहुंचने की जो क्रिया होती है उसे हम परागण कहते हैं एक तरीके से। अब वो परागण क्या होता है, स्वपरागण भी हो सकता है, पर परागण भी हो सकता है। अब जो पर परागण होता है वो कई टाइप का होता है, तो आप उसको भी पढ़ेंगे तो आप समझ जाएंगे, ठीक है। अगला बच्चों है भ्रूण पोष का विकास, और साथ ही साथ एक टॉपिक और पढ़ेंगे इसमें आप कि भ्रूण कोष का विकास। तो आप जब गुरु बीजाणुधानी पढ़ेंगे, गुरु बीजाणु जनन पढ़ेंगे, तो आप भ्रूण कोष को भी उसके साथ में पढ़ लेंगे, ठीक। अगला बच्चा आता है फल क्या होता है, फ्रूट, और डबल फर्टिलाइजेशन, दोहरा निषेचन। इससे बोर्ड एग्जाम में काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। दोहरा निषेचन की खोज किसने की थी, तो बच्चों दोहरे निषेचन की खोज नवासिन ने की थी, लीलियम और फल्टेरिया पर की थी। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तैयार जरूर कर लेना, ठीक है। अगला बच्चों हमारा इसका अंतर्गत चैप्टर नंबर 2 आता है, जिसमें हम बात करते हैं ह्यूमन रिप्रोडक्शन की, मानव जनन की, जिसमें आपको पढ़ लेना है नर जनन तंत्र, मादा जनन तंत्र, शुक्र जनन की क्रिया। साथ ही साथ आपको यहाँ पर पढ़ लेना है कि अंड जनन की प्रक्रिया भी कैसी होती है। क्या पढ़ना है, अंड जनन की क्रिया। आर्तव चक्र क्या होता है, रजोदर्शन क्या होता है, मासिक चक्र क्या होता है, बाह्य भ्रूण कलाएं। ये जो भी टॉपिक हैं इस मानव जनन चैप्टर के अंतर्गत, इसको आपको पढ़ लेना, ठीक है। अब बच्चों इसमें जो अगला हमारा चैप्टर है वो है कि जनन स्वास्थ्य,
ये भी चैप्टर काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पहला इसमें टॉपिक है जनसंख्या विस्फोट। जनसंख्या विस्फोट कैसे हो रहा है, बढ़ रही है, इस पर नियंत्रण कैसे कर सकते हैं, इन सभी चीज़ों को आपको पढ़ लेना है। यानी कि जनसंख्या जो विस्फोट होता है इसका कारण क्या है और इसका हम निवारण कैसे कर सकते हैं। इसमें आपको पढ़ना है वैसेक्टोमी यानी कि पुरुष नसबंदी, टिवेक्टोमी यानी कि मादा नसबंदी। दोनों टॉपिक इट इज़ वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, आपको हर साल बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं और ये सबसे ज़्यादा सरल चैप्टर है और सबसे ज़्यादा वेटेज रखता है और हर साल बोर्ड में आता है। अगला बच्चा आता है सगर्भता का चिकित्सीय समापन, जिसका इसको शॉर्ट में कहते हैं एमटीपी। एमटीपी का फुल फॉर्म होता है मेडिकल ट्रांसमिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। और यहाँ पर कुछ जो है शॉर्टकट होते हैं जिनके बारे में आपसे पूछा जाता है, इनको भी आप तैयार करेंगे और बोर्ड एग्जाम में देकर आएंगे। देखिए, एक होता है जेडआईएफटी यानी कि जाइगोट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर, एक होता है जीआईएफटी यानी कि गेमेट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर, एआईटी होता है, आईसीएसटी होता है, आईयूडी यानी कि इंट्रायूटेराइन डिवाइस, आईवीएफ यानी कि इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। ये जो भी टॉपिक हैं इनको आप पढ़ लेना बच्चों, हर साल बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगला बच्चों एवं संचारित रोग, जिसमें आपको पढ़ लेना नेसेरिया गोनोरिया के आपको सिफिलिस पढ़ लेना है, उपदंश पढ़ लेना है, सिफिलिस उपदंश, और एक जो बच्चों माइक्रोबैक्टीरियम वैजाइनलिस के द्वारा होता है, एक रोग होता है उसका नाम नहीं आता है, उस जो जीवाणु के द्वारा होता है जिसका नाम है माइक्रोबैक्टीरियम वैजाइनलिस, उसको आपको पढ़ लेना है। ध्यान नहीं आ रहा है, लेकिन एवं संचारित रोग जब आप खोलेंगे तो वहाँ पर आपको 3 से 4 रोग दिए गए, उनमें से 3 जो है इंपॉर्टेंट है, पढ़ लेना। अगला बच्चों चैप्टर नंबर 4 आता है। इस 4 जिसका नाम है वंशागत तथा विविधता के सिद्धांत, इसमें आपको क्या क्या पढ़ना समझ लीजिए, और काफ़ी बड़ा चैप्टर है। एक आपको इसमें जीन के बारे में पढ़ लेना है, दूसरा आपको जीनोम के बारे में पढ़ लेना है, फिर आपको पढ़ लेना है जीन प्रारूप के बारे में, फिर आपको संकरण के बारे में पढ़ लेना है, हाइब्रिडाइजेशन, फिर आपको पढ़ना है मेंडल के नियम। मेंडल के बच्चों 3 नियम हैं। इसमें जो पहला नियम है जिसके कहते हैं प्रभाविता का नियम, प्रभाविता का नियम, और दूसरा नियम है बच्चों जिसे हम कहते हैं पृथक्करण का नियम, और तीसरा बच्चों आपका है स्वतंत्र अभिवन का नियम। प्रभाविता का नियम, पृथक्करण का नियम, स्वतंत्र अभिवन का नियम, और ये तीनों नियम इट इज वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, इनको आप तैयार जरूर कर लेना। ठीक है, अगला बच्चों आता है लिंग निर्धारण, और ये लिंग निर्धारण किस में आपको पढ़ना है, ये लिंग निर्धारण आपको पढ़ना है मनुष्य में, ये आपको पढ़ना है पक्षी में, ये आपको पढ़ना है मक्खी में, या आप मधुमक्खी भी कह सकते हैं। किसमें, मनुष्य में लिंग निर्धारण कैसे है, पक्षियों में, और मधुमक्खियों में कैसे करते हैं। बस इन तीनों को लिंग निर्धारण पढ़ लेना, बोर्ड एग्जाम में आपको यहीं से फंस जाएगा। इन सभी बायोलॉजी के लगभग जो भी टॉपिक हैं सारे चैनल पर पढ़े हुए, वहाँ से भी आप पढ़ सकते हो। आनुवंशिक विकार यानी कि जो भी आनुवंशिक रोग होते हैं उनके बारे में पढ़ लेना। आप गुणसूत्रों के बारे में भी अच्छे से देख लेना। फिर आप साथ साथ गुणसूत्र से होने वाले विकार यानी कि रोग जो होते हैं, गुणसूत्रीय रोग होते हैं। आपको ब्लड ग्रुप यानी कि रक्त समूह के बारे में पढ़ लेना है, कोलन स्टेनर वगैरह वगैरह जो हैं उनको आपको पढ़ लेना है। ठीक है, अगला चैप्टर क्या है बच्चों, अगला जो चैप्टर है वंशागत के आणविक आधार। देखिए, इसमें आपको डीएनए का सचित्र वर्णन पढ़ लेना है, और ये जब भी पूछा जाएगा आपसे सीधा सीधा 5 नंबर में पूछा जाएगा। ठीक है, आनुवंशिक पदार्थ की खोज किसने की थी, ग्रिफिथ का रूपांतरित प्रयोग पढ़ लेना है, हर्षे और चिज का प्रयोग पढ़ लेना है। आपको यहाँ पर आरएनए के बारे में पढ़ लेना है, आपको टीआरएनए का पत्ती क्लोवरलीफ जो मॉडल होता है वो भी आपको पढ़ लेना है। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, एक जीन एक एंजाइम परिकल्पना। देखिए बच्चों, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग को जो विकसित किया था वो एलेक्स जेफरी ने विकसित किया था, क्योंकि पूछते हैं बोर्ड एग्जाम में पूछते हैं कि डीएनए फिंगरप्रिंटिंग की खोज किसने की, या डीएनए फिंगरप्रिंटिंग को किसने विकसित किया, तो आप याद रखेंगे नाम एलेक्स जेफरी। ठीक है, वहीं पर एक जीन एक एंजाइम परिकल्पना जो थी जिन्होंने दी थी उनका नाम था विडल और टाटम। तो एक जीन एक एंजाइम परिकल्पना जो है विडल और टाटम ने दी थी, और ये भी कभी कभी बोर्ड एग्जाम में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के अंतर्गत पूछ लेते हैं कि एक जीन एक एंजाइम परिकल्पना जो है वो किसने दी थी। ठीक है, अगला बच्चों आपका आता है चैप्टर नंबर 6 जिसका नाम है एवोल्यूशन यानी कि विकास। इसमें आपको क्या पढ़ना है, जीवन की उत्पत्ति कैसे हुई, विकास के प्रमाण, हार्डी विनबर का सिद्धांत, और मानव का उद्भव, और साथ ही आपको पढ़ लेना है बिग बैंग परिकल्पना, किस तरीके से बिग बैंग परिकल्पना है उसको भी आपको पढ़ लेना है। एक टॉपिक भी यहाँ पर आप ऐड कर लीजिए। ठीक है,
अगला बच्चों चैप्टर नंबर 7 है मानव स्वास्थ्य तथा रोग। इसमें आपको पढ़ लेना रोग होते क्या हैं और रोग के प्रकार क्या होते हैं, संक्रामक, असंक्रामक, जन्मजात, उपार्जित, जो भी होता है। आपको अगला टॉपिक पढ़ लेना है जीवाणु, विषाणु, प्रोटोजोन के द्वारा होने वाले जो रोग होते हैं, यानी कि आपको बैक्टीरिया के द्वारा, वायरस के द्वारा, प्रोटोजोन के द्वारा होने वाले जो रोग हैं, और इनमें कम से कम आपको 4 या 3 या फिर 5 रोगों के बारे में पढ़ लेना है। जीवाणु से होने वाले 4 रोग, और 4 ही 4 3 रोग जो हैं वो आपके पूरे सिलेबस में हैं। तो आप 2 3 तक पढ़ लेंगे तो आपका काम चल जाएगा, ठीक है। इसी में आगे आपको क्या क्या पढ़ना है इस चैप्टर के अंतर्गत, आपको यहाँ पर कैंसर के बारे में पढ़ना, उनको जीन के बारे में अच्छे से पढ़ लेना है, एड्स के बारे में पढ़ लेना है जो कि HIV के द्वारा होता है, आपको पढ़ लेना है। आपको प्रतिरक्षा के बारे में पढ़ लेना, ड्रग यानी कि जो नशीले पदार्थ होते हैं उनके बारे में पढ़ लेना, ठीक है। अगला बच्चों हमारा चैप्टर नंबर 8 आता है जिसका नाम है मानव कल्याण में सूक्ष्म जीव। घरेलू उत्पादों में सूक्ष्म जीवों की क्या भूमिका है, औद्योगिक उत्पादों में सूक्ष्म जीवों की क्या भूमिका है, किण्वित पेय क्या होते हैं, प्रतिजैविक क्या होते हैं, बायोगैस और जैव उर्वरक। ऐसे टॉपिक हैं जो आपसे बोर्ड एग्जाम में पूछे जाएंगे और ऐसे टॉपिक हैं जिनका नॉलेज आपको रखना भी चाहिए, समझ गया। तो इन सभी टॉपिक को पढ़ लेंगे, ठीक है। अगला बच्चों हमारा चैप्टर नंबर 9 आता है जैव प्रौद्योगिकी सिद्धांत एवं उसके प्रक्रम। इसमें आपको पढ़ लेना है बायोटेक्नोलॉजी यानी कि जैव प्रौद्योगिकी होता क्या है, पुनर्योजक DNA तकनीक क्रियाविधि यानी कि जिसको हम RDNA यानी कि रिकम्बिनेंट DNA कहते हैं, प्लाज्मिड और वेक्टर के बारे में पढ़ लेना है। प्लाज्मिड वेक्टर में अंतर पढ़ लेना है, जब आप इन दोनों को पढ़ेंगे तो आप अंतर आसानी से लिख सकते हैं। आनुवांशिक इंजीनियरिंग क्या होती है, साथ ही साथ आप पढ़ लेंगे रासायनिक इंजीनियरिंग के बारे में। रासायनिक इंजीनियरिंग, आनुवांशिक इंजीनियरिंग पढ़ेंगे, उसी के साथ साथ आप रासायनिक इंजीनियरिंग भी पढ़ लेंगे। PVR 322, देखिए P4 प्लाज्मिड, V4 वॉल्वर, R4 रोड्रिगेज और 322 जो है इसका क्रमांक नंबर है। कभी कभी इसका फुल फॉर्म पूछ लेता है तो आप लिख लीजिए P4 पॉलीमर PVR, P प्लाज्मिड से लिया गया P4 प्लाज्मिड, V4 वॉल्वर, R4 रोड्रिगेज, ठीक है, ठीक है। प्लाज्मिड, P4 प्लाज्मिड, V4 वॉल्वर, R4 रोड्रिगेज और 322 इसका क्रमांक नंबर है। एक आपसे PCR ये भी आता है यानी कि पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, ये भी आपसे कभी कभी पूछ लिया जाता है, ठीक है। अगला बच्चों हमारा चैप्टर है चैप्टर नंबर 10 है जैव प्रौद्योगिकी एवं उसके उपयोग कहाँ कहाँ करते हैं। तो कृषि में जैव प्रौद्योगिकी के उपयोग, चिकित्सा में जैव प्रौद्योगिकी के उपयोग, इंसुलिन का निर्माण कैसे करते हैं, जीन चिकित्सा क्या होता है, पारजीनी जंतु क्या होते हैं और पारजीनी फल क्या होते हैं। पारजीनी जंतु, पारजीनी फल और जो भी हमारे जीन चिकित्सा होते हैं, जीन थेरेपी जिसको कहते हैं, इन सभी टॉपिक के, जीन सर्जरी बच्चों, इन सभी टॉपिक को आपको पढ़ना है। ऐसे टॉपिक हैं आप इनको पढ़ेंगे तो आपको इंटरेस्ट आएगा, आप खुद से पढ़ने का प्रयास करेंगे, ठीक है। अगला है जीव और समष्टियाँ। जीव और पर्यावरण के बारे में पढ़ लेना, इनमें क्या संबंध है, जीव तथा उनके बीच की पारस्परिक क्रियाएं, धनात्मक, ऋणात्मक, परवक्षण जो भी क्रियाएं होती हैं उनके बारे में पढ़ लेना। जलोद्भिद पौधों में अनुकूलन, लवणोद्भिद पौधों में अनुकूलन, प्रवासन के बारे में पढ़ लेना, समिष्टि और मृत्यु दर, समिष्टि के बारे में पढ़ लेना और साथ साथ आपको मृत्यु दर के बारे में भी पढ़ लेना। और लास्ट हमारा चैप्टर है पारितंत्र इकोसिस्टम, जिसमें हमें पढ़ लेना उत्पादकता क्या होती है यानी कि प्रोडक्टिविटी, अपघटन के बारे में पढ़ लेना, डिकम्पोजिशन, ऊर्जा प्रवाह यानी कि फूड फ्लो और पारिस्थितिक पिरामिड। इन सभी टॉपिक को आपको पढ़ लेना है। इतना ही अगर आपने बायोलॉजी में कवर अप कर लिया इन सभी चैप्टर के अंतर्गत, तो मैं कहता हूँ बायोलॉजी का जो पेपर आएगा इससे बाहर नहीं आएगा। आप किसी भी पेपर को उठा के देख लेना, मिला लेना, इससे बाहर आपको नहीं मिलने वाला है, ठीक है बच्चों। तो हमने 2 सब्जेक्ट को डिस्कवर कर लिया। अब हम बात कर लेते हैं अपने जो हमारा अगला चैप्टर है, अगला टॉपिक है, अगला सिलेबस है, अगला सब्जेक्ट है, वो है हमारा फिजिक्स। तो देखिए बच्चों फिजिक्स में आपको क्या क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, इसको भी देख लीजिए। देखिए फिजिक्स में हमें जो टॉपिक पहला पढ़ना है वो है विद्युत आवेश के बारे में, यानी कि विद्युत आवेश होता क्या है इसके बारे में हमें अच्छे से पढ़ लेना है। और जो विद्युत आवेश होता है इस पर आपसे बोर्ड एग्जाम में क्या होता है, या तो टिप्पणी पूछी जाएगी या इसकी परिभाषा पूछी जाएगी, ठीक है। अगला हमारा आता है रेखीय आवेश घनत्व। देखिए रेखीय आवेश घनत्व क्या होता है, इनकी आपको परिभाषा और टिप्पणियां जो है पता होना चाहिए। अगला हमारा टॉपिक है कूलाम का नियम, इट इज वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। कूलाम का नियम भी बोर्ड एग्जाम में कई बार पूछा गया, ठीक है। अगला वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है, और अगला सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है कि वैद्युत द्विध्रुव की अच्छी और निरक्षीय स्थिति में, अच्छी स्थिति और निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, जिसको हम ई से प्रदर्शित करते हैं, इसका आपको पूरा व्यंजक प्राप्त करना है। E इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के होता है। आगे मैं नहीं बताऊंगा क्योंकि फिर आप सॉल्व नहीं करोगे, ठीक है। आप इसको पूरा तैयार कर लेना, डेरिवेशन है, मैं कहता हूँ बहुत इंपॉर्टेंट है।
अगला हमारा टॉपिक है गॉस की प्रमेय। गॉस की प्रमेय क्या होती है इसके बारे में भी आपको अच्छे से पढ़ लेना है। अगला बच्चों है विद्युत बल रेखाएं की गुण। देखिए विद्युत बल रेखाएं होती क्या है, ये पढ़ना है। फिर इनके जो गुण होते हैं उनके बारे में पढ़ लेना है। अगला बच्चों है कि वैद्युत विभव क्या होता है। और अगला हमारा जो 9 नंबर टॉपिक है उसमें आपसे पूछा जा रहा है कि परावैद्युत पदार्थ। देखिए परावैद्युत पदार्थ क्या होता है, जिसको आप ज़्यादातर के से प्रदर्शित करते हैं। देखिए हम यहाँ पर सूत्र लिख रहे थे, वो यहाँ पर लिख रहे थे 1/4πε0 के। अब ये के क्या होता है, इसी को हम कहते हैं परावैद्युत पदार्थ। ये क्या होता है, इसके साथ में लगा होता है और जिसका मान हम ज़्यादातर क्या मानते हैं, 1 मानते हैं। क्योंकि जब कोई माध्यम दिया जाएगा तभी हम इसका मान लेते हैं, अन्यथा आप 1 मानेंगे। और आप अगर आप 100 लिखते हैं और 100 की भी अगर आप 1 से गुणा करते हैं तो वो 100 ही आएगा। तो अगर 1/4πε0 की 1 से हम गुणा करेंगे तो इतना ही आएगा। तो इसीलिए कभी कभी इसका मान नहीं लिखा जाता। तो ये चीज़ आपको याद रख लेना है, ठीक है। लेकिन ये होता क्या है इसके बारे में आपको पढ़ लेना है। अगला बच्चा होता है समविभव पृष्ठ। क्या होता है, देखिए ऐसा पृष्ठ किसी भी विद्युत क्षेत्र में खींचा गया हुआ काल्पनिक पृष्ठ जिसके सभी बिंदुओं पर विद्युत विभव जो है समान होता है, उसे समविभव पृष्ठ कहते हैं, ठीक है। अगला बच्चा आता है वैद्युत विभव। वैद्युत विभव हम पढ़ चुके हैं। देखिए अगला है कि वैद्युत द्विध्रुव के कारण अच्छी स्थिति में किसी भी बिंदु पर वैद्युत विभव के लिए सूत्र का निगमन कीजिए। वैद्युत विभव जिसको हम बी से प्रदर्शित करते हैं। यहाँ पर हमने वैद्युत क्षेत्र की बात की थी, तीव्रता, यहाँ पर वैद्युत विभव में पढ़ना, ठीक है। अगला हमारा टॉपिक है कि विभव प्रवणता क्या होती है, ठीक है। और अगला हमारा टॉपिक है संधारित्र का समांतर क्रम और श्रेणी और समांतर क्रम। देखिए यहाँ पर सूत्र जो होते हैं प्रतिरोध के जस्ट उल्टे होते हैं। अगर हम समांतर क्रम की बात करते हैं तो हमारा सूत्र होता है C=C1 + C2 + C3 होता है। और बच्चों कैसे सिद्ध करता है, कैसे आता है, इसका मैं वीडियो आपको डेरिवेशन सिद्ध करके बता चुका हूँ। वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक मिल जाएगा, वो वीडियो आप जाकर देख लीजिएगा अगर आपको कोई भी कन्फ्यूजन होता है। वहीं पर अगर हम श्रेणी क्रम की बात करें तो होता है 1/C = 1/C1 + 1/C2 + 1/C3। यानी कि आप जितने भी हमारे पास प्रतिरोध जो संधारित्र होंगे उनको हम जोड़ लेंगे, ठीक है। C3 नहीं, जो भी हो सकते हैं, ठीक है। तो आप ये जो सूत्र होते हैं इनको आप ध्यान रख लेना, क्योंकि यहाँ पर प्रतिरोध का उल्टा होता है और बच्चे बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज हो जाते हैं, ठीक है। समझ में आ गया। अब बच्चों अगला हमारा टॉपिक देखिए। अगला बच्चों हमारा टॉपिक है ओम का नियम। देखिए ओम का नियम जो है ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और बोर्ड में कई बार इसको पूछा भी गया है। अगला है बच्चों किरचॉफ का नियम। ओम का नियम हो गया, किरचॉफ का हो गया, ये सारे ऐसे टॉपिक हैं जो बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। अगला कि अनुगमन वेग क्या होता है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये भी, अनुगमन वेग, ठीक है। विभव मापी आपको पढ़ लेना है, साथ ही साथ आपको धारा घनत्व पढ़ लेना है। धारा घनत्व जो होता है क्या होता है, इस पर ज़्यादातर बोर्ड एग्जाम में 1 नंबर में क्या होता है बच्चों, 1 नंबर में इस पर क्या होता है बच्चों, टिप्पणी पूछ ली जाती है। टिप्पणी कि धारा घनत्व पर टिप्पणी कीजिए, 1 नंबर में आपसे पूछ लिया जाएगा, ठीक। व्हिटस्टोन सेतु का सिद्धांत क्या है। देखिए व्हिटस्टोन एक वैज्ञानिक थे, उनका एक सिद्धांत था, उसको आपको अच्छे से पढ़ लेना है, ठीक है। साथ ही साथ आपको पढ़ लेना चुंबकीय क्षेत्र। देखिए चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है, चुंबक के चारों ओर का जो भी क्षेत्र होगा उसे चुंबकीय क्षेत्र कहेंगे। मान लीजिए हमारी कोई चुंबक है, इसमें 2 ध्रुव होते हैं N और S। यहाँ पर मान लीजिए कुछ पार्टिकल पड़े हैं, ये वाले, ये पूरा पेज जो है एक क्षेत्र है, इसमें यहाँ तक जो पार्टिकल पड़े हैं और कुछ ए बी पार्टिकल पड़े हैं, ए पार्टिकल पड़े हैं, ए पार्टिकल पड़े हैं, ठीक है। इनको आप लोहे के टुकड़े भी समझ सकते हैं। क्या है, लोहे के टुकड़े, लोहे के टुकड़े, लोहे के टुकड़े भी आप इनको कह सकते हैं। अब देखिए बच्चों चुंबक जो है यहाँ तो जो ब्लैक वाला है इसको तो अपनी ओर आकर्षित कर रहा है, यानी कि खींच रहा है, यानी कि अपनी ओर क्या कह रहा है, खींच रहा है, खींच रहा है। यानी कि जो चुंबक है इस ब्लैक वाले जो टुकड़े हैं इनको तो अपनी ओर खींच रही है, लेकिन इन जो ब्लू वाले हैं इनको नहीं खींच पा रही, इसको क्या कर रही है कि खींच नहीं पा रही है। तो इसीलिए हम कहेंगे जो जहाँ तक ब्लैक है और जहाँ तक ये खींच सकती है, ये चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र जहाँ पर कोई भी चुंबकीय वस्तु को चुंबक अपनी ओर आकर्षित कर से, उसे हम क्या कहते हैं, चुंबकीय क्षेत्र। यहीं तक ये चुंबकीय क्षेत्र है, इसके बाहर ये चुंबकीय क्षेत्र नहीं, ठीक है। लॉरेंज बल क्या होता है, कहाँ पर कार्य करता है, इसके बारे में आपको पढ़ लेना है। बायो-सावर्ट का नियम, एम्पियर का परिपथीय नियम, दोनों टॉपिक इट इज वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पढ़कर जरूर जाना, ठीक है। अगला है क्यूरी का नियम, इंपॉर्टेंट है, बोर्ड में पूछा भी जाता है।
साथ ही साथ आपको गैल्वेनोमीटर भी पढ़ लेना है। आपको पढ़ लेना है चुंबकीय फ्लक्स क्या होता है, स्वप्रेरण गुणांक क्या होता है और भ्रमण धाराएं क्या होती हैं, भ्रमण धाराएं। देखिए बच्चों, ऐसे टॉपिक हैं जो आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में आपको मिलेंगे, तो इसीलिए हर एक टॉपिक को हल्के में ना लें, तैयार करके जाए। ठीक है, अगला बच्चों टॉपिक देखिए। अगला बच्चों हमारा टॉपिक है कि फैराडे के नियम। देखिए फैराडे के जो नियम है उसे आपको पढ़ लेना है। लेंज का नियम आपको पढ़ लेना। ट्रांसफार्मर, ट्रांसफार्मर जब भी आपसे बोर्ड एग्जाम में पूछा जाएगा तो सीधा सीधा आपको 5 नंबर में पूछा जाएगा। ट्रांसफार्मर जो होता है ज़्यादातर चांस रहेंगे 5 नंबर में, नहीं अगर कम से कम 3 नंबर में तो ट्रांसफार्मर के बारे में पूछता ही है। देखिए एक आती है आपकी सूक्ष्म तरंगे, जिसमें आपकी परावैंगनी तरंगे, सूक्ष्म तरंगे, परावैंगनी तरंगे और एक सेकंड है। इनके बारे में आपको पढ़ लेना। आप अगर 2022 का बोर्ड का पेपर देखेंगे तो उसमें इनसे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे गए। ठीक है, मैक्सवेल का विद्युत चुंबकीय तरंग सिद्धांत क्या है। देखिए मैक्सवेल के जो विद्युत चुंबकीय तरंग सिद्धांत जो है उसको आपको पढ़ लेना है। साथ ही साथ आपकी लेंस की फोकस दूरी पढ़ लेना है। अब लेंस की फोकस दूरी किन बातों पर निर्भर करती है, किन पर नहीं करती, इन सभी चीज़ों को भी पढ़ लेना है। देखिए समंजन क्षमता क्या होती है। आपका एक टॉपिक आता है खगोलीय सूक्ष्म दूरदर्शी और खगोलीय सूक्ष्मदर्शी। देखिए खगोलीय दूरदर्शी, खगोलीय सूक्ष्मदर्शी दोनों इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं और इन पर बोर्ड एग्जाम में क्या हो गया बच्चों, आपके न्यूमेरिकल काफ़ी ज़्यादा पूछे जाते हैं। इनमें क्या आता है, एक सूत्र निकल कर आता है और इनमें आवर्धन क्षमता हो गई, इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन है बोर्ड में पूछे जाते हैं। ठीक है, अगर एक टॉपिक अगला है कि संपर्क में रखे 2 पतले लेंस हैं, उनकी अगर हमें फोकस दूरी निकालनी हो तो वो हम कैसे निकालेंगे, इसके बारे में भी आपको पढ़कर जाना है। अगला लेंस का, सॉरी बच्चों, लेंस का सूत्र हम पढ़ चुके हैं। प्रकाश के विकिरण, जिसमें आप पढ़ेंगे संपोषी विकिरण, साथ ही साथ आप पढ़ेंगे विनाशी विकिरण। 2 घटनाएं होती हैं, संपोषी विकिरण और विनाशी विकिरण। किन बिंदुओं पर संपोषी विकिरण होता है और किन बिंदुओं पर विनाशी विकिरण होता है, तो इन सभी टॉपिक को आप जब पढ़ेंगे विकिरण के बारे में, प्रकाश के विकिरण, तो आपको पता चल जाएगा। ठीक है, अगला हमारा टॉपिक है हाइगेंस के द्वितीयक तरंगिकाओं का सिद्धांत। देखिए सबसे पहले आपको पढ़ना है हाइगेंस के द्वितीयक तरंगिकाओं का सिद्धांत जो है वो है क्या। ठीक है, फिर समझाइए तथा इसके आधार पर, किसके आधार पर, हाइगेंस के द्वितीयक तरंगिकाओं के सिद्धांत के आधार पर प्रकाश के परावर्तन और अपवर्तन की आपको व्याख्या करना है। प्रकाश के परावर्तन और अपवर्तन की आपको व्याख्या करना है, किसके आधार पर, हाइगेंस के द्वितीयक तरंगिकाओं के सिद्धांत पर। और ये बच्चों हमारा क्या एक तरीके से डेरिवेशन है जो आपसे बोर्ड एग्जाम में पूछा जाएगा। समझ में आ गया। ठीक है, अगला टॉपिक देखिए। अगला बच्चों टॉपिक है यंग का द्विस्लिट प्रयोग। यंग का जो द्विस्लिट प्रयोग है, और ये बच्चों यंग का द्विस्लिट प्रयोग इससे रिलेटेड बोर्ड में तो नहीं, एक बार नीट में इससे रिलेटेड क्वेश्चन ज़्यादातर पूछे जाते हैं। और आप अगर प्रीवियस ईयर नीट के पेपर आपने देखे होंगे तो वहाँ पर इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी पूछा गया है। ठीक है, तो यंग का द्विस्लिट प्रयोग इंपॉर्टेंट है, आप इसको पढ़ लीजिए क्योंकि बहुत सारे बच्चे इस टॉपिक को नहीं पढ़ते हैं। अगला बच्चों प्रकाश विद्युत उत्सर्जन के नियम। देखिए प्रकाश विद्युत उत्सर्जन का जो नियम है ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आईएमपी है, और इसको आपको बोर्ड एग्जाम में पढ़कर जरूर जाना है क्योंकि प्रकाश विद्युत उत्सर्जन के नियम से संबंधित जो है क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। देखिए बच्चों फोटोन क्या होता है, इसके बारे में अभी आपको पढ़कर जाना है बोर्ड एग्जाम के अंतर्गत। ठीक है, और आपको, ठीक है, अगला हमारा जो टॉपिक है बच्चों द्वि ब्रोगली तरंगे। देखिए आपको द्वि ब्रोगली तरंगे भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ये भी बोर्ड एग्जाम में पूछी जाती हैं, तो आपको द्वि ब्रोगली तरंगों के बारे में भी आपको अच्छे से पढ़कर जाना है। ठीक है, और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो टॉपिक है यहाँ पर वो है कि बोहर की परिकल्पना क्या थी। सबसे पहले आपको बोहर की परिकल्पना पता होना चाहिए, बोहर ने जो परिकल्पना दी थी वो है क्या। फिर आपको पता होना चाहिए कि बोहर ने जो परिकल्पना दी थी उसकी कमियाँ क्या थी, उसकी खामियां क्या थी, उसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। बोहर की परिकल्पना आप जब पूरी पढ़ेंगे, उसके बारे में पढ़ेंगे तो पता चल जाएगा कि बोहर ने जो परिकल्पना दी थी उसकी कमियां क्या थी। ठीक है बच्चों, और फिर आप जब आगे बढ़ेंगे तो आप पढ़ेंगे रदरफोर्ड का अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग। देखिए रदरफोर्ड ने अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग जो है बोर्ड एग्जाम में काफ़ी ज़्यादा इससे रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी यहाँ पर बनते हैं। ठीक है, तो इसीलिए आपको रदरफोर्ड ने अपना प्रयोग करने के लिए किस कण का प्रयोग किया था, तो आप याद रखेंगे किस कण का प्रयोग किया था, अल्फा कण, जो एक हीलियम का नाविक होता है। आपने हीलियम एक तत्व पढ़ा होगा, हीलियम He, जिसका परमाणु क्रमांक 2 होता है, द्रव्यमान संख्या 4 होती है। हीलियम जो होता है एक अल्फा कण क्या होता है, हीलियम का नाविक होता है। आप पढ़ेंगे तो आपको यहाँ पर इन सारी चीज़ों के बारे में वहाँ पर मिल जाएगा। ठीक, फिर है प्रकाश विद्युत उत्सर्जन से संबंधित। प्रकाश विद्युत उत्सर्जन से संबंधित एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था आइंस्टीन,
और उनका एक समीकरण था कि हाफ mv² मैक्सिमम h न्यू माइनस न्यू जीरो, कि आपको स्थापना करना है, यानी कि जो सूत्र आया है कैसे आया है। तो बच्चों जो 50 टॉपिक मैंने आपको बताए हैं फिजिक्स से रिलेटेड, किसके हैं, फिजिक्स के, और ये 50 टॉपिक अगर आपने तैयार कर लिया तो आप बोर्ड एग्जाम जब देने जाएंगे तो आपका जो फिजिक्स का पेपर होगा वो काफ़ी अच्छा हो जाएगा। तो इसीलिए आप इन सभी टॉपिक को तैयार कर लेना। अब बच्चों हमारा जो लास्ट टॉपिक बचता है वो बचता है हिंदी को लेकर, लास्ट हमारा सब्जेक्ट है हिंदी। अब हम इसके बारे में भी अच्छे से पढ़ लेते हैं, हर एक टॉपिक को समझ लेते हैं। तो देखिए बच्चों अब हम बात करते हैं हिंदी की। देखिए बच्चों हिंदी का जो पेपर आता है वो आपको पता है कितने नंबर का होता है, 100 नंबर का होता है, 100 मार्क्स का, ठीक है। और जिसको करने के लिए आपको 3 घंटे 15 मिनट का समय होता है और ये हर पेपर के लिए होता है। लेकिन इनमें नंबर ऑफ क्वेश्चन ज़्यादा होते हैं, इसमें आपको ज़्यादा लिखना होता है क्योंकि यहाँ पर प्रैक्टिकल के नंबर नहीं होते हैं। अभी तक हमने जो भी सब्जेक्ट का डिस्कशन किया वहाँ पर प्रैक्टिकल के 30 नंबर ज्वाइंट होते थे, वहाँ पर आपको जो पेपर करना रहता था वो 70 नंबर का करना रहता था। लेकिन हिंदी आपका 100 नंबर का होता है, तो इसमें बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन हैं जो सीधे सीधे आपके 10 नंबर के होते हैं। और आपका जो हिंदी का पेपर आता है 2 खंडों में होता है, एक आपका खंड का होता है और दूसरा खंड आपका खा होता है। खंड खा जो होता है वो संस्कृत से लेकर ग्रामर तक चलता है, लेकिन खंड का भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और खंड खा भी इंपॉर्टेंट है। आपको दोनों खंडों को पढ़ना है और इन सभी से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है उनको आपको कवर अप करना है। देखिए बच्चों आपका जो क्वेश्चन आएगा, पेपर आएगा, उसमें क्वेश्चन नंबर जो फर्स्ट रहेगा उसमें रहेगा गद्य खंड की रचनाएं, और वो भी कितनी रहेंगी, 5। और देखिए 5 रचनाएं रहेंगी और प्रत्येक रचना 1 नंबर की रहेगी। तो यहाँ पर आपको जो नंबर दिए जाएंगे वो आपको 5 नंबर दिए जाएंगे। कितने नंबर दिए जाएंगे बच्चों, 5 नंबर दिए जाएंगे। और ये बच्चों रचनाएं कैसे पढ़नी है, आपको लास्ट 10 ईयर के, लास्ट 10 ईयर के क्वेश्चन पढ़ लेना। ये आपको लगभग 100 रचनाएं ऐसी पढ़ लेनी, उनको एक बार देख लेना है, याद नहीं करना, देख लेना है। और आप जैसे ही उससे रिलेटेड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पढ़ेंगे तो आपको मिल जाएंगे, क्योंकि ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन टाइप से आती हैं, ठीक है। और ऐसे ही आपको पद्य खंड में कुछ रचनाएं मिलेंगी, यहाँ पर भी 5 रचनाएं होती हैं और प्रत्येक रचना 1 नंबर की होती है। तो हम कहते हैं सीधे सीधे यहाँ पर ये भी टॉपिक जो आता है 5 नंबर का होता है, यानी कि गद्य खंड और पद्य खंड की जो रचनाओं से रिलेटेड टॉपिक आता है और ये आपका आता है 10 नंबर का, और काफ़ी इजिली टॉपिक होते हैं। और इनसे रिलेटेड जो बच्चे होते हैं इसमें कम से कम अगर आप पढ़ते हैं, अच्छे से पढ़ लेते हैं तो 8 नंबर आप इजिली से यहाँ पर ले सकते हैं, 10 भी ले सकते हैं, लेकिन 8 से कम किसी भी बच्चों को नहीं मिलना चाहिए। क्योंकि अगर आपने अच्छे से पढ़ाई कर ली, हर एक टॉपिक को समझ लिया, तो 8 नंबर यहाँ पर आप इजिली प्राप्त कर सकते हैं। अब बच्चों यहाँ पर जो क्वेश्चन नंबर 3 आता है जिसमें आपका एक गद्यांश रहता है, क्या रहता है, गद्यांश रहता है। उसमें 2 स्टेंजा दिया रहता है। देखिए यहाँ पर आपको 2 गद्यांश दिए रहेंगे, फर्स्ट होगा और फिर वहाँ पर एक क्या कहेगा कि अथवा दिया रहेगा, और फिर आपको दूसरा दिया रहेगा, वो कहेगा कि इसके बारे में लिखो या फिर दूसरे के बारे में लिखो। अब बच्चों वहाँ पर क्या होता है, 5 क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं और प्रत्येक क्वेश्चन आपका 2 नंबर का रहता है। यानी कि अगर हम गद्यांश की बात करें तो ये गद्यांश वाला जो टॉपिक है, क्वेश्चन है, ये हमारा 10 नंबर का रहता है, ठीक है। और करना जो है काफ़ी ज़्यादा इजीली होता है, बिल्कुल सरल होता है। इसमें में कुछ नहीं करना है, सिर्फ आपको जो आपकी सिलेबस है, आपकी बुक है, उनसे आपको 3 चैप्टर छांट के मैंने दिए हैं। अगर आपने इन तीनों चैप्टर को अच्छे से पढ़ लिया, इनकी कहानी को एक बार पढ़ लिया, तो आपके 10 नंबर पक्के हो जाएंगे। एक चैप्टर है आपका राष्ट्र का स्वरूप, दूसरा है अशोक के फूल, तीसरा है हम और हमारा आदर्श। यानी कि आपको ये 3 चैप्टर हैं, अगर आपने इन तीनों चैप्टर की कहानी को अच्छे से पढ़ लिया तो आपके गद्यांश इससे बाहर नहीं आएंगे। वहीं पर अगर हम बात करें जो राष्ट्र का स्वरूप है, इसको लिखा किसने, तो ये राष्ट्र का स्वरूप जो है बच्चों, इसको वासुदेव शरण अग्रवाल के द्वारा लिखा गया है। वासुदेव शरण अग्रवाल, यानी कि जो वासुदेव शरण अग्रवाल हैं उन्होंने इसको लिखा है। फिर बच्चों बात आती है अशोक के फूल। अशोक के फूल को लिखा है डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी। डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी के द्वारा। वहीं पर अगर हम और हमारा आदर्श की बात करें तो इसको लिखा है APJ अब्दुल कलाम के द्वारा। APJ अब्दुल कलाम, यानी कि मैंने आपको 3 चैप्टर बता दिए, इनके लेखक कौन है वो भी बता दिया। राष्ट्र का स्वरूप है जिसको वासुदेव शरण अग्रवाल के द्वारा लिखा गया है। अशोक का फूल है जिसको डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी के द्वारा लिखा गया है। और अगला हमारा है हम और हमारा आदर्श, जिसको APJ अब्दुल कलाम के द्वारा लिखा गया है, ठीक है। अब ये तीनों है, अगर आपने इन तीनों को पढ़ लिया तो आपको कहता हूँ कि इससे रिलेटेड बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन जो आएगा वो आपका नहीं छूटेगा। अब बच्चे गद्य हो गया,
फिर इसी प्रकार से हमारा पद्य खंड में आता है, समझ रहे हो, पद्य खंड में आता है। यहाँ पर भी 5 क्वेश्चन रहते हैं इसके अंतर्गत और 2 क्वेश्चन, प्रत्येक क्वेश्चन 2 नंबर का रहता है, यानी कि 10 नंबर की 10 नंबर का यहाँ पर पद्य खंड आता है। इसमें आपको कुछ ज़्यादा पढ़ना है क्योंकि यहाँ पर सिलेबस भी ज़्यादा है, लेकिन उनमें से भी हम इंपॉर्टेंट जो इट इज़ वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेंगे वो भी आपको बता देंगे। देखिए यहाँ पर एक आपको पढ़ना है पवन दूतिका, और पवन दूतिका को जो लिखा है वो आपके अरिहौत जी के द्वारा लिखा गया है, अरिहौत, ठीक है, अरिहौत जी के द्वारा। वहीं पर एक है कैकेयी का अनुपात। अब बच्चे जो कैकेयी का अनुपात है इसको आपके मैथिली शरण गुप्त के द्वारा लिखा गया है, मैथिली शरण गुप्त। किसने लिखा है बच्चों? मैथिली शरण गुप्त। वहीं पर बच्चों एक आपका गीत नामक है, गीत, जिसको लिखा गया है जय शंकर प्रसाद, जो एक छायावादी युग के कवि हैं, ठीक है। वहीं पर बच्चों आपका आता है अभिनव मनुष्य। अभिनव मनुष्य को लिखा है रामधारी सिंह दिनकर जी के द्वारा, रामधारी सिंह दिनकर, यानी कि अभिनव मनुष्य को जो लिखा है वो रामधारी सिंह दिनकर ने लिखा है। वहीं पर बच्चों आपका आता है हिरोशिमा। हिरोशिमा को लिखा है अज्ञे जी ने। अज्ञे का पूरा नाम है सच्चिदानंद हीरानंद बादशाहनज्ञे। अगर आपने इन 4-5 चैप्टर को अगर आपने अच्छे से इनको पढ़ लिया, इनको तैयार कर लिया, तो पद्य खंड से जो भी आपसे क्वेश्चन आएंगे वो भी आपसे नहीं छूटने वाले हैं। इनमें से अगर हम सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट की बात करें तो आपका अभिनव मनुष्य हो गया, हिरोशिमा हो गई और पवन दूतिका हो गई। इन अगर आप पूरे नहीं पढ़ पा रहे हैं तो इनमें से इन 3 को तो आपको 100% पढ़ना ही है, ठीक है बच्चों। तो आप अगर आपने पद्य खंड में, मैं बता रहा हूँ, पद्य खंड में इतना तैयार कर लिया ना, तो पद्य खंड में आपको इससे बाहर क्वेश्चन देखने को नहीं मिलेगा। फिर बच्चों बात आती है जीवन परिचय की। अब जीवन परिचय भी आपके एक गद्य खंड से आता है और एक जीवन परिचय आपका पद्य खंड से आता है। ऑब्जेक्ट के 3 आपको वहाँ पर दिए रहेंगे, उनमें से किसी एक का लिखना रहेगा। अब ये जीवन परिचय बच्चों क्या होता है, यहाँ पर 3 नंबर का तो आपका जीवन परिचय या फिर साहित्यिक परिचय होता है और 2 नंबर की यहाँ पर होती हैं रचनाएं। अगर हम इन दोनों को जोड़ेंगे तो 5 नंबर का होता है। सेम पैटर्न जो होता है पद्य खंड में भी लागू होता है, यानी कि 3 नंबर का जीवन परिचय या साहित्यिक परिचय और 2 नंबर का आपका यहाँ पर आता है आपके इसकी रचनाएं। अब ये जीवन परिचय हो सकता है या फिर आपसे बोर्ड एग्जाम में साहित्यिक परिचय भी पूछ सकता है, साहित्यिक परिचय। लेकिन ज़्यादातर बोर्ड एग्जाम में देखा जाए तो साहित्यिक परिचय तैयार करना है, पूछा जाता है, ठीक है। इसमें तैयार किसका करना है? डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी का तैयार करना है, वासुदेव शरण अग्रवाल का तैयार करना है, प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी का तैयार करना है। यानी कि डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी, वासुदेव शरण अग्रवाल और प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी, इनका आपको साहित्यिक परिचय और जीवन परिचय दोनों तैयार कर लेना है। जब आप साहित्यिक परिचय पढ़ेंगे तो उसमें आपको जीवन परिचय भी थोड़ा पढ़ना होता है, लिखना होता है। तो आप अगर आपने तीनों को तैयार कर लिया तो आप किसी भी बोर्ड के पेपर को उठा के देख लेना, इससे बाहर साहित्यिक परिचय या फिर जीवन परिचय नहीं पूछा गया, ठीक है। वहीं पर बच्चों अगर हम पद्य खंड की बात करते हैं तो पद्य खंड में एक आपके आते हैं जयशंकर प्रसाद, एक आपके आते हैं मैथिली शरण गुप्त, एक आपके आते हैं अज्ञे जी और फिर आपकी आती है महादेवी वर्मा। महादेवी वर्मा जो है और जयशंकर प्रसाद है, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट, इनमें से किसी ना किसी का तो हर साल पूछा ही जाता है। अगर आपने चारों तैयार कर लिया, अगर आप 4 नहीं तैयार कर पाते तो ये 2 और इनमें से कोई एक भी आप तैयार करके जरूर जाएं, क्योंकि अगर आप पद्य खंड में गद्य खंड में पूरे नंबर चाहते हैं तो मैं जो भी बता रहा हूँ उसको आपको अच्छे से डेडिकेशन के साथ तैयार कर लेना है। अगर आपने तैयार कर लिया तो पेपर में जो क्वेश्चन मिलेंगे वो इससे बाहर नहीं मिलेंगे। अब आप कर नहीं पाएंगे वो आपकी मर्जी है, वो आपकी गलती रहेगी, लेकिन आपको मैं पूरा सिलेबस बता रहा हूँ। पेपर में यहाँ से क्वेश्चन आपको एक एक फंसने वाला है, ठीक है। अब बच्चों यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 तो हो गया, अब हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। अब बच्चों क्वेश्चन नंबर जो 6 आता है जिसमें आपकी होती है कहानी। इन कहानी में क्या होता है, ये आपको कहानी जो होती है 5 नंबर की होती है कहानी एक, और यहाँ पर लगभग आपको 18 वर्ड यानी कि 80 शब्द जो हैं लिखने होते हैं उस कहानी को रिलेटेड। सिर्फ आपको 2 कहानी पढ़ना है। अगर आपने दोनों कहानी पढ़ ली, इनको तैयार कर लिया, समझ लिया, तो आप यहाँ पर 5 नंबर इजीली से ले सकते हो। देखो, एक आपकी कहानी है ध्रुव यात्रा और दूसरी कहानी है आपकी पंचलाइट। देखिए, वहीं पर अगर हम ध्रुव यात्रा की बात करें तो उसको लिखा है जैनेन्द्र कुमार ने, वहीं पर अगर हम पंचलाइट की बात करें तो आपके लिखा है फरेश्वर नाथ रेणु ने। ये दोनों कहानी इंटरेस्टिंग है, जब आप इनको पढ़ेंगे तो एक बार में पढ़ने पर आपको याद हो जाएंगी। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा, ठीक है।
अगला हमारा क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 7 होता है, जिसमें आपसे खंड काव्य पूछा जाता है। देखिए बच्चों, खंड काव्य में भी आपको लगभग 18 वर्ड लिखना होता है, जो भी उससे पूछा जाए, और एक खंड काव्य भी आपका बोर्ड एग्जाम में 5 नंबर में पूछा जाता है। ठीक है, अब बच्चों यहाँ पर मैंने कोई खंड काव्य इसलिए नहीं बताया है क्योंकि हर एक जिले का खंड काव्य क्या होता है बच्चों, वो होता है अलग अलग होता है। कई सारे जिलों में एक ही पूछा जाता है, लेकिन हर एक जिले में अलग है। मैं आपको किसका बता दूं, तो इसीलिए बच्चों आपको क्या करना है, अगर आपको पता है कि आपको खंड काव्य कौन सा पढ़ना है तो आप चैनल पर सर्च करके उसको पढ़ सकते हैं। अन्यथा अगर आपको नहीं पता है तो आप वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना, मैं आपको बता दूंगा। आप अपने जिले और स्टेट का नाम कमेंट कर देना, मैं आपको बता दूंगा कि आपको कौन सा खंड काव्य पढ़ना है बोर्ड एग्जाम के लिए। ठीक है बच्चों, यहाँ तक हमारा चलता है खंड का। अब बच्चों हमारा स्टार्ट हो जाता है खंड खा, और जो खंड खा होता है ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर भी भर भर के नंबर आपको मिलते हैं। देखिए, इसमें पहला क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 8, जो भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। और ये क्वेश्चन नंबर जो 8 आता है ये आपका पूरा आता है 14 नंबर का। यहाँ पर आपको संस्कृत से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखिए, इसमें आपको का खंड पूछा जाएगा, जिसमें आपको एक तरीके से गद्यांश से रिलेटेड संस्कृत में होगा, और पा जो खा खंड पूछा जाएगा उसमें पद्यांश से रिलेटेड होगी। यहाँ पर आपको इसका संदर्भ लिखना होता है, और इसका जो भी आपका संस्कृत का एक वाक्य दिया रहेगा 2 से 4 लाइनों का, उसमें आपको उसका संदर्भ और उसका हिंदी अनुवाद लिखना होता है। ठीक है, आपको मैं 3 चैप्टर बता रहा हूँ। अगर आपने इन तीनों को तैयार कर लिया तो मैं कहता हूँ इसमें आपका पहला जो चैप्टर है संस्कृत भाषा महत्वम, महामना मालवीय और पंचशील सिद्धांता, इन तीनों अगर आपने चैप्टर को पढ़ लिया, इनके संस्कृत हिंदी अनुवाद को समझ लिया एक बार, और अगर आपने बोर्ड पेपर में बना कर भी लिख दिया, तो मैं कहता हूँ आपको यहाँ पर 7 नंबर में आता है, 5 नंबर में इसका हिंदी अनुवाद होता है, प्लस 2 नंबर में बताना होता है किस चैप्टर से है, जो कि बहुत इजीली होता है। और यहाँ पर टोटल आपको 7 नंबर दिए जाते हैं। वहीं पर एक पद्यांश से एक रामबाण आपके पास चैप्टर है, जिसका नाम है सुभाषी रत्नानी। इसके जो भी श्लोक हैं सभी श्लोक को आपको पढ़ लेना है। जो भी इसमें श्लोक दिए गए इनमें सभी श्लोक को आपको पढ़ लेना है। इसका भी आपको संदर्भ लिखना रहता है, हिंदी अनुवाद लिखना रहता है। संदर्भ के लिए आपको 2 नंबर, हिंदी अनुवाद के लिए आपको 5 नंबर, इजली से आपको 7 नंबर दिए जाते हैं। सेम पैटर्न यहाँ पर हिंदी अनुवाद के लिए 5 नंबर और आपको संदर्भ के लिए 2 नंबर दिए जाते हैं, और साथ साथ इन 14 नंबर में आपका क्वेश्चन नंबर 8 जो है वो पूछा जाता है। ठीक है बच्चों, अगला क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 9 आता है, जिसमें आपके होते हैं, कहता है कि मुहावरों में से किसी एक का अर्थ लिखकर वाक्य प्रयोग कीजिए। ये आपको कई सारे मुहावरे दिए रहेंगे, 4 लगभग दिए रहते हैं। वहाँ पर आपसे कहता है कि आपको ये मुहावरे दिए गए, इनमें से किसी एक का आपको अर्थ लिखना है और अर्थ लिखकर इसका वाक्य प्रयोग भी करना है। देखिए, इसमें मैं आपको कुछ मुहावरे बता दे रहा हूँ, ज़्यादातर बोर्ड एग्जाम में यहाँ से आपको फंस जाएगा। पहला बच्चों है हाथ पीले करना। ठीक है, क्या है? हाथ पीले करना। 9 2 11 होना। हाथ कंगन को आरसी क्या। अपना उल्लू सीधा करना। दाल में काला होना। ये 5 मुहावरे ऐसे हैं जो अगर आप लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर उठा के देखोगे, वहाँ पर आपको इनसे रिलेटेड क्वेश्चन मिलेंगे। वहाँ पर ये सारे मुहावरे कहीं ना कहीं इनमें से कोई ना कोई हर एक में पूछा जाएगा, और सिर्फ आपको जो भी दिए रहेंगे उनमें से कोई एक ही आपको करना रहेगा। समझ में आ गया? कोई एक ही आपको करना रहेगा, तो इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। और ये करने के लिए आपको इसका अर्थ लिखने के लिए 1 नंबर, और 1 नंबर आपका वाक्य प्रयोग के लिए, और आपको यहाँ पर दिए जाएंगे वो आपको 2 नंबर दिए जाएंगे। ठीक है बच्चों, फिर अगला आता है बच्चों हमारा क्वेश्चन नंबर 10, जिसमें एक आपको गद्यांश दिया रहता है जो एक न्यू होता है। इसको आप पढ़ेंगे तो इसके आंसर उसी को पढ़कर आप दे सकते हैं। और ये जो गद्यांश होता है इसमें भी आपको ये 5 नंबर का आता है। इसमें कुछ क्वेश्चन दिए रहते हैं, उनको आपको करना रहता है। ठीक है, समझ में आ गया? फिर बच्चों आता है आपका क्वेश्चन नंबर 11, और जो भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी बड़ा क्वेश्चन है। इसमें सबसे पहले पूछता है कि शब्द युग्मों का सही अर्थ लिखो। देखिए, वहाँ पर कई सारे शब्द युग्म दिए गए, उनका कोई एक सही अर्थ जो होता है उसको चुनकर लिखना रहता है। अब आपको कैसे करना है, इनको क्या पढ़ना है, इसमें आपको लास्ट 10 ईयर के जो बोर्ड एग्जाम में आ चुके हैं, क्या यहाँ पर आ चुके हैं, जो आपके बोर्ड एग्जाम में में आ चुके हैं, लास्ट 10 ईयर के आपको पढ़ लेना, उनके एग्जाम्पल पढ़ लेना, उन्हीं के क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर लेना। आपको के बोर्ड एग्जाम 2025 में फंस जाएंगे। अगला हमारा आता है एक शब्द के 2 सही अर्थ चुनकर अपने लिखिए।
अर्थ लिखिए, यानी कि एक शब्द है उसके आपको 2 अर्थ लिखने, जिनको हम शॉर्टकट में अनाकार्थी शब्द भी कहते हैं। देखिए यहाँ पर मैं आपको 20 बता दे रहा हूँ, इन 20 में से आपको फंस जाएगा। एक बच्चों आपका अमृत होता है, इसके आपको 2 तैयार कर लेना है। ईश्वर हो गया, काल हो गया, आपका कांटा हो गया, आपका नाम हो गया, ठीक है। वहीं पर एक आपका बाण होता है, एक मित्र होता है, वन होता है, हंस होता है, सूर्य होता है, समझ गए, ठीक है। एक आपका शिक्षक हो गया, बिजली हो गया, संज्ञा हो गया, हरि हो गया, किसान हो गया, ठीक है। एक आपका गुरु हो गया, तात हो गया, अधर हो गया, बार हो गया और स्नेह हो गया। इन 20 को आपको तैयार कर लेना, ठीक है। अब यहीं पर गा खंड जो होता है, इसमें से पूछा जाता है कि निम्नलिखित वाक्यांशों के लिए सही शब्द का चयन कीजिए। देखिए निम्नलिखित जो वाक्यांश दिए रहते हैं उनमें सही शब्द का, जैसे एक व्यक्ति जो बहुत पुस्तक पढ़ता है उसे क्या कहेंगे? पुस्तक प्रेमी। सेना के ठहरने के स्थान को क्या कहते हैं? छावनी। ऐसे क्वेश्चन दिए रहते हैं, उनके आपको नीचे दिए गए विकल्प में से छांटकर उसका आंसर लिखना होता है। यहाँ पर भी आपको 1 करना रहता है, इसके लिए भी आपको 2 नंबर दिए जाते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 11 के अंतर्गत जो भी टॉपिक आते हैं सारे टॉपिक 2-2 नंबर के होते हैं, ठीक है। इसमें भी आपको लास्ट 10 ईयर के पढ़ लेना। वहीं पर 2 वाक्यों को शुद्ध करना, वाक्य दिए रहते हैं वो इधर से उधर लिखे रहते हैं, उनको आपको शुद्ध करना रहता है और इसके लिए भी आपको 2 नंबर दिए जाते हैं और एक शायद 2 वाक्य शुद्ध करने को आते हैं और यहाँ पर आपको लगभग 50 क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लेना है, ठीक है। अब बच्चों अगला क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 12, जिसको हम क्वेश्चन नंबर 12 कहते हैं, जिसमें आपके रस पूछे जाते हैं और बच्चों के लिए सबसे काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट और बच्चे इसमें काफ़ी ज़्यादा टाइम भी बर्बाद करते हैं। बच्चों मैं आपको बता दे रहा हूँ कि रस, अगर आपने इतने रस तैयार कर लिए तो बोर्ड एग्जाम में रस से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आएंगे वो आप हर एक क्वेश्चन को करके आएंगे। देखिए एक आपका रस है श्रृंगार रस, करुण रस, वीर रस, हासु रस, ठीक है। 4 रस है, समझ में आ गया। यहाँ पर क्या होता है, आपको इसका लक्षण सहित उदाहरण लिखना होता है और एक लक्षण का हो गया, एक उदाहरण का हो गया और यहाँ पर आपको 2 नंबर दिए जाते हैं। इनमें से किसी एक को करना रहता है, 3 तक दिए रहते हैं, उनमें से कोई एक के बारे में आपको लिखना रहता है। अगर बच्चों आप चौथा याद करते हैं तो याद कर लीजिए, अन्यथा आप अगर इसको छोड़ना चाहें तो छोड़ दें, लेकिन इन तीनों को आप तैयार करके जाना, बोर्ड एग्जाम में यहीं से आपको फंस जाएगा, 2 नंबर आपके क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। तो आई होप आपको रस के बारे में जो भी डाउट होगा वो क्लियर हो गया होगा आपका, ठीक है। अब बच्चों रस के बाद में आते हैं आपके छंद और अलंकार, ठीक है। सबसे पहले फिर हम बात करते हैं अलंकार के बारे में। अलंकार की परिभाषा उदाहरण सहित आपको लिखना रहता है। यहाँ पर आपको मैं 3 अलंकार बता दे रहा हूँ, इन 3 अलंकार को आपको तैयार कर लेना है। एक आपका हो गया एमक अलंकार, आपका हो गया रूपक अलंकार, एक आपका हो गया उत्प्रेक्ष अलंकार। देखिए रूपक अलंकार और एमक अलंकार और उत्प्रेक्ष अलंकार तीनों ऐसे अलंकार हैं, इनसे रिलेटेड बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। तो आप इन तीनों को तैयार करने में, इसमें ऐसा कोई नहीं है जो आप छोड़ सकते हैं, तो आप इन तीनों को आपको तैयार करके जाना है, क्योंकि इससे रिलेटेड बोर्ड एग्जाम में आपसे क्वेश्चन जो है वो पूछे जाएंगे, ठीक है। अभी यहाँ पर भी परिभाषा सहित उदाहरण पूछा जाता है, 1 नंबर की परिभाषा रहेगी, 1 नंबर का उदाहरण रहेगा और कुल मिलाकर इसके यहाँ पर आपका ये सारा जो है टॉपिक है 2 नंबर का रहेगा, समझ में आ गया। वहीं पर बच्चों दोहा में अगर हम छंद के अंतर्गत बात करें तो इसमें आपको 3 तैयार कर लेना है। एक आपको दोहा तैयार कर लेना है, सोरठा और रोला। सोरठा रोला एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड होते तो ये आपको इजीली याद हो जाएंगे, इनका सिर्फ उदाहरण में आपको चाहे तो दिक्कत हो। और यहाँ पर भी 1-1 2 नंबर का होता है, यानी कि 2 नंबर यहाँ पर भी आपको दिए जाते हैं, ठीक है। फिर बच्चों आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 13, जिसमें आपको एक पत्र लिखना रहता है। पत्र में 3 टॉपिक बता रहा हूँ, इन 3 टॉपिक पर आपने पत्र अगर लिखना तैयार कर ले लिया, सीख लिया, तो मैं कहता हूँ ये जो पत्र होता है लिखने के लिए और जिसके लिए आपको बोर्ड एग्जाम में 6 नंबर दिए जाते हैं, आप इजीली ले सकते हो। देखो यहाँ पर पहला जो हमारा टॉपिक रहेगा, पहला जो हमारा पत्र रहेगा वो रहेगा विद्यालय में अनुशासन व्यवस्था बनाए रखने के लिए, विद्यालय जो है उसमें अनुशासन व्यवस्था बनाए रखने के लिए प्रधानाचार्य को पत्र लिखना है। यानी कि जो भी जिस विद्यालय में आप पढ़ रहे हैं या फिर पढ़ा रहे हैं उसमें अनुशासन व्यवस्था को बनाए रखने के लिए आप प्रधानाचार्य को एक पत्र लिखेंगे। कैसे लिखा जाता है उसको आप पढ़ लेंगे, समझ लेंगे बस। दूसरा है कि विद्यालय में नियुक्ति हेतु प्रबंधक को एक आवेदन पत्र, अगर आप किसी विद्यालय में पढ़ाना चाहते हैं तो उसके प्रबंधक को एक नियुक्ति पत्र लिखना सीख लीजिएगा, क्योंकि ये भी टॉपिक ऐसा है बोर्ड एग्जाम में पूछा गया, ठीक है। अगला आता है क्वेश्चन नंबर 3, इसका टॉपिक नंबर 3 है अपने गांव अथवा शहर में की। आप गांव में रहते हैं तो गांव लिखेंगे, शहर लिखेंगे, अगर शहर में रहते हैं तो शहर लिखेंगे। उसमें बिजली की समस्या,
ठीक है, बिजली समस्या या फिर आप साफ सफाई या फिर पानी टंकी, ये तो उचित अधिकारी को एक पत्र लिखिए। यानी कि आपके गांव में बिजली की समस्या हो सकती है, आपके गांव में साफ सफाई की हो सकती है, आपके शहर कस्बे में गांव में पानी की टंकी को रिलेटेड समस्या हो सकती है। इस पर आपका जो भी उचित अधिकारी उसको पत्र लिखना आप सीख लीजिए, क्योंकि यहाँ पर क्वेश्चन जो है बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है, पूछ लेगा कि बिजली की समस्या है तो अपने उचित अधिकारी को पत्र लिखिए। कभी कभी उस अधिकारी का नाम भी दे देते हैं। ठीक है, समझ गए। अब बच्चों अगला और हमारा लास्ट क्वेश्चन है जो आता है क्वेश्चन नंबर 14, जिसमें आपका आता है निबंध। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 14 आता है जिसमें आपसे निबंध बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। आपको क्या करना है, मैं आपको 5 निबंध बता दे रहा हूँ, इनसे आपको तैयार कर लेना और यहाँ से आपको बोर्ड एग्जाम में फंस जाएगा। ठीक है, पहला निबंध आता है बेरोजगारी की समस्या और समाधान। इस पर आपको एक निबंध लिखना, तैयार कर लेना है, पढ़ लेना है, तैयार हो जाएगा। एक बार पढ़ लेंगे, समझ जाएंगे इसका फॉर्मेट कैसा होता है, आप इजीली लिख पाएंगे। ठीक है, फिर बच्चों आता है आपका पर्यावरण। पर्यावरण पर आप तैयार कर लीजिए। भारतीय लोकतंत्र का भविष्य क्या होने वाला है, इस पर आप तैयार करिए। साहित्य और समाज का अंतर संबंध, जो आपका साहित्य और समाज है इसमें इंटरकनेक्टेड जो अंतर संबंध होता है उसके बारे में पढ़ लेना है। नई शिक्षण व्यवस्था में कंप्यूटर की उपयोगिता, नई शिक्षण जो व्यवस्था है इसमें कंप्यूटर की क्या उपयोगिता है, इसको पढ़ लेना। तो बच्चों मैंने आपको हिंदी भी बता दिया, आपको फिजिक्स के भी इंपॉर्टेंट टॉपिक बता दिए, केमिस्ट्री के भी बता दिए, बायोलॉजी के भी बता दिए। अब अगर आपने इन सभी को तैयार कर लिया तो आपका जो 400 नंबर का यहाँ पर बनता है, इसमें आप 300 प्लस नंबर इजीली ले सकते हैं। बस आपको मेहनत करने की ज़रूरत रहेगी, आपको हर एक टॉपिक को पढ़ना रहेगा, समझना रहेगा। तो आई होप आपको आज के इस लेक्चर के अंदर जो भी मैंने टॉपिक बताए सारे समझ में आ गए होंगे। अगर किसी भी टॉपिक में कोई डाउट है या किसी भी एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट का आप सॉल्यूशन चाहते हैं तो आप वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना। अगर बच्चों इन सभी चैप्टर का, आपको सभी सब्जेक्ट का पीडीएफ चाहिए तो मैंने आपको इंस्टाग्राम का लिंक बता दिया है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डलवा दूंगा, वहाँ पर जाकर आप हमें डीएम कर देना, मैं वहाँ पर आपको इसका पीडीएफ जो है फ्री ऑफ कॉस्ट दे दूँगा। ठीक है बच्चों, आप लोग पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। आई विल टेक इन नेक्स्ट क्लास। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।